सो हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटोसिस। सो ये कब यूज़ होता है ड्यूरिंग द कफिंग। तो उसके पहले हम समझेंगे कि कफ क्या होता है। तो कफ एक फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, या आप बोल सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कॉज्ड होती है व्हेन द एयरवे इज़ बीइंग इरिटेटेड। जब हमारी एयरवे होती है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है या फिर कुछ इरिटेंट ऐसे कुछ हो जाता है, तब हम कफिंग करते हैं। और उसका मेन पर्पस क्या है? टू क्लियर द एयरवे सो दैट ब्रीथिंग कैन बी कंटिन्यू नॉर्मली। हम कफ क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो कंटिन्यू करने के लिए हम कफ करते हैं। सो कफ इज एन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इट्स पर्पस बीइंग एक्सप्लोजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर पैसेज। जो एयर पैसेज में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है या कुछ एक्सप्लोजन, कोई रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है, तो उसको एक्सप्लोजन करने के लिए कफिंग हम करते हैं। इट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर इन थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी पैसेज और स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लंग्स। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर। सो कफ कैन बी यूजफुल और यूजलेस, यानी दो टाइप के कफ होते हैं। कौन कौन से? वेट कफ एंड ड्राई कफ। जिसमें वेट कफ होता है ना, वो प्रोडक्टिव होता है और यूज़फुल होता है। और क्यों प्रोडक्टिव होता है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिक्रेशन है ना, उसको रिमूव करता है, जो वेट कफ होता है ना वो। तो हम एक्सपेक्टोरेंट है ना, तो वेट कफ के लिए यूज़ करेंगे। बट जो ड्राई कफ होता है ना, वो नॉन प्रोडक्टिव होता है, उसका कोई रोल नहीं है। सो ये पेशेंट को ना एनॉय भी करेगा। जब हम खुद का ऐसा एग्जांपल लेके, जब ड्राई कफ होता है तो हमारे से पेशेंट को बहुत ऐसे एनॉय कर देता है और सब सोचते हैं कि इसको सप्रेस करना ही पड़ेगा। सो तब ड्राई कफ में हम क्या यूज़ करेंगे? एंटीटोसिव्स। सो अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर कफ। तो पहला है फेरेंजल डिमोल्सेंट्स, उसमें पहला है लोसेंजिस, सिरप, ग्लाइसेरिन एंड लिकोराइज। फिर सेकंड है एक्सपेक्टोरेंट, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? म्यूकोकाइनेटिक्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। फिर उसमें भी दो टाइप है, सिक्रेशन एनहांसर एंड म्यूकोलाइटिक। सो सिक्रेशन एनहांसर में कौन कौन से ड्रग यूज़ होंगे? पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, टोलूबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड। फिर म्यूकोलाइटिक में कौन कौन से ड्रग आएंगे? ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रॉक्सोल, असेलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। सो अब हमने एक्सपेक्टोरेंट देख लिया, तो अब हम देखेंगे एंटीटूसिव्स में कौन कौन से ड्रग यूज़ होंगे, जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? कफ सेंटर सप्रेसेंट। जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस करेंगे, जिसका काम एंटीटूसिव्स करेगा। सो इसमें पहला है ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स एंड एंटीहिस्टामिन। सो ओपियोइड्स में कौन कौन से हैं? आप इनमें से आपको जो याद रहे वो आप दो तीन लिख सकते हो। तो पहला है ओपियोइड्स में कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोलकोडीन। फिर नॉन ओपियोइड्स में डेक्स्ट्रो मिथॉर्फिन, चोलेफिडाइनोल। फिर है एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन में कौन से ड्रग यूज़ होंगे? क्लोरफेनिरामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन एंड प्रोमेथाजिन। तो ये सारे ड्रग्स यूज़ होंगे इन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटोसिव्स। फिर है एडजुवेंट्स एंटीटोसिव्स। इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे? ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन। सो गाइस, आप इसको देख सकते हो, आपको जो ऐसे एग्जांपल इजी लगे वो आप दो तीन लिख सकते हो। और आप अगर इस चार्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, इसलिए आप देख सकते हो इसे। सो गाइस, अब पहले पढ़ते हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। हम एक्सपेक्टोरेंट को हम म्यूकोकाइनेटिक भी बोलेंगे। सो एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग्स बिलीव टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन और रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग। तो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग क्या करते हैं? जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और रिड्यूस क्या करेगा? विस्कोसिटी, जो हमारा जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, ताकि ड्यूरिंग कफिंग वो अच्छे से निकल सके। और फैसिलिटेट करेगा इट्स रिमूवल बाय कफिंग, और कफिंग के कफ करेंगे तो निकल जाएगा वो। सो पोटेशियम आयोडाइड इज सिक्रेटेड बाय ब्रोंकियल ग्लैंड्स एंड इरिटेट करेगा वो एयरवे म्यूकोसा को। सो प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे हम एक्सपेक्टोरेंट का, तो उससे क्या कुछ तो अफेक्ट पड़ेगा ही। तो उससे क्या होगा कि जो थायराइड फंक्शन है ना वो अफेक्ट होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? आयोडिज्म। सो
अब है गुआफेनिजिन। इसमें गुआफेनिजिन या वसाका या टोलोबाल्सम जो प्लांट प्रोडक्ट है दैट आर सपोज टू एनहांस द ब्रोंकियल सिक्रेशन। मतलब कि ये जो 3 प्लांट प्रोडक्ट्स है वो हम सपोज कर सकते हैं वो क्या करेंगे कि जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो अमोनियम सॉल्ट आर नोजिएटिंग। जो अमोनियम सॉल्ट है वो नोजिएटिंग हो सकते हैं और रिफ्लेक्स इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। देख पहले तो क्या होगा, अमोनियम सॉल्ट नोजिएटिंग होगा, फिर क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है ना वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें अमोनियम सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स इंक्लूड होंगे, आयोडाइड्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, एसीटेट एंड वोलेटाइल ऑयल्स, ये सारे भी ऐड होंगे ये एक्सपेक्टोरेंट में। सो एक्सपेक्टोरेंट में हम पहला पढ़ेंगे म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स। सो अब म्यूकोलाइटिक्स का मीनिंग समझते हैं। म्यूको मीन्स म्यूकस, हमारा म्यूकस, और लाइटिक्स मीन्स टू ब्रेक। मतलब लाइटिक्स का हर जगह मीनिंग एक ही होता है कि टू ब्रेक। सो जो हमारा म्यूकस होगा उसको ब्रेक करेगा। सो दिस एजेंट्स ब्रेक द थिक टेनेसियस स्पूटम एंड लोअर द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। सो जो हमारा थिक टेनेसियस स्पूटम होगा ना उसको ब्रेक करेगा और जो विस्कोसिटी हमारी स्पूटम की उसको क्या करेगी, लोअर कर देगी। सो दैट स्पूटम कम आउट ईजिली विथ लेस एफर्ट। मतलब ऐसा होता है कि कफ अगर ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ईजिली बाहर नहीं आएगा, हम उसको ड्यूरिंग कफिंग हम उसको बाहर नहीं ला सकते। बट अगर विस्कोसिटी कम होगी तो हम कफिंग करेंगे तो ईजिली वो स्पूटम कम्स आउट। सो यही है इसका रोल। सो अब देखते हैं म्यूकोलाइटिक का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमहेक्सिन। तो ब्रोमहेक्सिन क्या है, इट्स अ सेमी सिंथेटिक एजेंट यूज्ड ओरली। जो ब्रोमहेक्सिन है वो हम ओरली यूज़ करेंगे और इट हैज़ पोटेंट म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट। तो म्यूकोलाइटिक तो मैंने जो पहले समझाया वही, और म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट मतलब जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस एंड कफ टू रिमूव म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज। सो आपको इस म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट का पता चल गया है। सो अब देखते हैं ब्रोमहेक्सिन। तो ब्रोमहेक्सिन लिबरेट करता है लाइसोसोमल एंजाइम जो डाइजेस्ट करेगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड को और डिक्रीज करेगा विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम को। सो बहुत ईजी है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर उससे क्या होगा, कफ बिकेम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव। जिससे क्या होगा, जो हमारा कफ है वो प्रोडक्टिव बन जाएगा। अब ये ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट है जैसे राइनोरिया एंड लैक्रिमेशन। सो डोज कितना होना चाहिए, एडल्ट का 8 mg TDS, चिल्ड्रन का 1 to 5 years और 4 mg BD, फिर 5 to 10 years के लिए 4 mg TDS। सो अब दूसरा ड्रग है एम्ब्रोक्सोल। सो it's a metabolite of bromhexine, has similar mucolytic action and use and side effects। मतलब जो एम्ब्रोक्सोल है उसका एम्ब्रोक्सोल है ना वो ब्रोमहेक्सिन का एक मेटाबोलाइट है जिसकी सिमिलर म्यूकोलाइटिक एक्शन है, यूजेस एंड साइड इफेक्ट के हैं। सो इसका डोज क्या होगा, 50 to 30 mg TDS। अब हम थर्ड ड्रग को देखते हैं एसिटाइलसिस्टीन। सो ये क्या करता है, it opens disulfide bond in mucoprotein present in sputum and makes it less viscid। मतलब जो स्पूटम है, जो हमारे मतलब कि जो स्पूटम है हमारा, जो म्यूकोप्रोटीन है उसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना उसको ओपन करेगा और जो स्पूटम होगा उसको क्या करेगा, लेस विस्केट करेगा। सो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, हम इसको ओरली भी ले सकते हैं एज वेल एज बाय इनहेलेशन ऑफ 10 to 20% नेबुलाइज सॉल्यूशन से। अगर किसी पेशेंट ऐसे ओरली नहीं ले सकता तो हम उसको नेबुलाइज़र के थ्रू भी हम दे सकते हैं एट द 10 to 20%। और अगर ओरली लेना है तो उसका कितना डोज है, 200 to 600 mg TDS। सो गाइज अब हमने एक्सपेक्टोरेंट पढ़ लिया, अब हम समझते हैं एंटीटोसिव्स के बारे में। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है और कौन सा ड्रग वेट कफ के लिए यूज़ होता है। सो एक्सपेक्टोरेंट वेट कफ के लिए यूज़ होता है और एंटीटोसिव्स ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। सो आपको डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। सो एंटीटोसिव्स क्या है, ये इनहिबिट करते हैं कफ रिफ्लेक्स को बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन द मेड्यूला। सो जो मेड्यूला में जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस करता है।
फिर क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर सिम्पैथोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ। जो मैंने आपको समझाया है कि जो अनप्रोडक्टिव कफ है उसको सप्रेस करने के लिए एंटीटूसिव्स यूज़ होते हैं। तो ये पहले एंटीटूसिव्स है ना चिल्ड्रंस में इग्नोर करने चाहिए जो बिलो द एज ऑफ 1 ईयर है। सो इसमें हम पढ़ेंगे ओपियोइड्स एंटीटूसिव्स। सो ओपियोइड्स में कौन से ड्रग्स आएंगे, मॉर्फिन एंड इट्स कॉग्नर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव एंटीटूसिव्स, बट मॉर्फिन इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग कफ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एडिक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉपर्टी। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो मॉर्फिन एंड इट्स कॉग्नर्स है ना मोस्ट इफेक्टिव एंटीटूसिव्स है, बट क्या इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सुटेबल नहीं है ट्रीटिंग कफ। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एडिक्शन देता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी करता है, मतलब उसकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉपर्टी भी है। सो हम इसमें ड्रग कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, कोडेन। तो सिरप कौन सी यूज़ होगी, कोडीन फॉस्फेट, कितने ml तक, 4 to 8 ml तक। सो कोडीन क्या है, इट हैज़ अ कफ सेंटर सप्रेशन इफेक्ट, मतलब जो कफ सेंटर है ना उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। फिर कोडीन क्या है, कोडीन कॉजेज माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन, हैंस ड्रोजीनेस कैन अकर, मतलब सीएनएस डिप्रेस्ड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ड्रोजीनेस तो हो गई। फिर क्या होगा, कोडीन का एक साइड इफेक्ट है कि उससे कॉन्स्टिपेशन होगा। क्यों, क्योंकि बाय डिक्रीसिंग इंटेस्टिनल मूवमेंट, जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देगा। तो ये शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन एंड एस्थमेटिक, जो चिल्ड्रन है एंड जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनमें कोडीन नहीं देना चाहिए। सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड हैज़ अ माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये ओरली देना चाहिए और माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है। सो पहले हमने पढ़ लिया ओपियोइड्स के बारे में, अब हम पढ़ते हैं नॉन ओपियोइड्स एंटीटोसिव्स के बारे में। फॉर एग्जांपल नॉस्केपाइन, सो एन ओपियम अल्कलॉइड ऑफ बेंजो आइसोक्यूनोलिन सीरीज, मतलब जो नॉस्केपाइन है वो ओपियम अल्कलॉइड ऑफ बेंजो आइसोक्यूनोलिन सीरीज का है, जो डिप्रेस करेगा कफ को बट हैज़ नो नार्कोटिक एनाल्जेसिक और डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब जो पहले हमने ओपियोइड्स में देखा कि वो नार्कोटिक इफेक्ट देता है, सो और एडिक्शन भी देता है, बट इसमें नो नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट है और डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। सो इट इज़ नियरली इक्विपोटेंट एंटीटूसिव्स एज कोडीन, मतलब कोडीन की तरह ही पोटेंट है बट स्पेशली यूजफुल इन स्पास्मोडिक कफ में, जो स्पास्मोडिक कफ है उसमें स्पेशली नोस्केपाइन यूज़ होता है। सो अब ड्रग कौन सा हम दूसरा ड्रग कौन सा है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन। ये ड्रग आपने बहुत बार देखा भी होगा कफ सिरप में। सो इट्स अ सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव्स एजेंट, मतलब ये सेंट्रली एक्शन देगा। इट हैज़ नो एनाल्जेसिक, मतलब नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी है इसकी, एंड डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, जैसे यहाँ पे हो रहा था पीछे कफ कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, देखो कॉज कॉन्स्टिपेशन बाय डिक्रीसिंग इंटेस्टिनल मोमेंट, किस में हो रहा था, ओपियोइड्स एंटीटूसिव्स में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है। सो इट हैज़ नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी एंड डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड एडिक्शन, मतलब जो ओपियोइड्स थे उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, जैसे कि एडिक्शन हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी थी, बट इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सो म्यूकोसिलरी फंक्शन इन रेस्पिरेटरी पैसेज इज़ नॉट अफेक्टेड, मतलब जो म्यूकोसिलरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी पैसेज में वो भी अफेक्ट नहीं होता। इट कॉजेज सिडेशन एंड हेलुसिनेशन, बट इसका मेन क्या है प्रॉब्लम कि सिडेशन एंड हेलुसिनेशन एक कॉज हो सकता है। सो मतलब हर एक ड्रग में क्या कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही। सो डोज हम कितना दे सकते हैं, 10 to 20 mg चिल्ड्रंस में और 6 to 12 ईयर्स के बच्चों में हम 5 to 10 डोज देंगे। सो अब है एंटीहिस्टामिन। सो अब थर्ड क्लास पढ़ते हैं हम एंटीहिस्टामिन, जिसमें एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, प्रोमिथाजिन। ये सारे ड्रग्स यूज़ होंगे कफ में ड्यू टू देयर सिडेटिव, एंटी एलर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। मतलब एंटीहिस्टामिन मतलब वो हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं होने देगा, जिससे एलर्जी नहीं होगी। तो इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनिरामाइन एंड प्रोमिथाजिन, जो क्या करेगा
यूज़ होगा कफ में बिकॉज ऑफ द सिडेटिव, एंटी एलर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। सो ये प्रोड्यूस हो गए, दे प्रोड्यूस सिंपैथोमेटिक रिलीफ देगा कोल्ड में और कफ में एसोसिएटेड विथ एलर्जिक कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जो भी एलर्जी एसोसिएटेड जो कफ होगा उसे हमें हेल्प करेगा। सो गाइस, यही था एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीट्यूसिव्स के बारे में, जिसमें आपने देखा क्लासिफिकेशन और सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबके साइड इफ़ेक्ट्स, सबके डोज। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए सारे टॉपिक्स लाती रहूँगी।